दोस्तों, कैसा हो अगर तुम्हारे हाथ एक ऐसा जादुई हथियार लग जाए जिसकी मदद से तुम गॉड की तरह शक्तिशाली बन जाओ और पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में, और किस तरह हमारी फिल्म का हीरो दुनिया के खतरनाक मॉन्स्टर्स को मौत की नींद सुलाता है, इसका पता हमें वीडियो में आगे चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत 10 रिंग्स से होती है। 10 रिंग्स एक प्राचीन जादुई हथियार है। हजारों साल पहले वेम्बू नाम का एक आदमी रिंग्स की शक्तियों का इस्तेमाल करके अकेले ही एक बहुत बड़ी सेना को हरा देता है, और ये बात कोई नहीं जानता कि ये रिंग्स वेम्बू के पास कहां से आई थी। इन रिंग्स के अंदर जादुई और दिव्य शक्तियां थी। जो भी इंसान इन्हें पहन लेता था वो हमेशा के लिए अमर हो जाता था। रिंग्स का इस्तेमाल करके वेम्बू ने कई लड़ाइयां जीती और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उसने 10 रिंग्स रखा। वेम्बू रिंग्स की शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, और ऐसा उसने किया भी। 10 रिंग्स की मदद से उसने हजारों सालों में कई राज्यों को जीता, अनगिनत सरकारें गिराई, और जिसने भी उसकी बात नहीं मानी उनका नामो निशान मिटा दिया गया। पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करने के बाद 1996 में वेम्बू टालो नाम के एक गांव पर रिसर्च कर रहा था। वेम्बू को पता चला था कि यह गांव कई तरह के रहस्यमयी जीव और जादुई शक्तियों से भरा हुआ है, लेकिन यह गांव चारों तरफ से एक बहुत ही खतरनाक और जादुई जंगल से घिरा हुआ था। जब वेम्बू और उसकी टीम गांव के अंदर पहुंचने के लिए जादुई जंगल से गुजर रहे थे तो वो जंगल रहस्यमयी तरीके से अपने आप चलने लगता है और कई सारे पेड़ उनका रास्ता रोकते हैं, और तभी उनकी गाड़ी एक खाई में गिर पड़ती है। लेकिन वेम्बू सही वक्त पर रिंग्स का इस्तेमाल करके गाड़ी से बाहर कूदकर अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद जंगल में आगे बढ़ने पर उसे टालो गांव की गार्डियन यिंगली मिलती है। यिंगली उस गांव की रक्षा करती थी। यिंगली वेम्बू को गांव के अंदर जाने से मना करती है और उसे वहां से वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन वेम्बू कहाँ एक साधारण सी दिखने वाली लड़की के कहने पर अपना रास्ता बदलने वाला था, और वैसे भी उसके हाथों में 10 रिंग्स का लोहा पड़ा था। इसीलिए अब उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। यिंगली वेम्बू को जबरदस्त टक्कर देती है। वहीं वेम्बू ने भी अपनी पूरी लाइफ में यिंगली जितने ताकतवर किसी फाइटर का सामना नहीं किया था, और इस तरह लड़ते लड़ते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दूसरे के साथ घर बसाने के लिए वेम्बू ने अपनी रिंग्स उतार दी और यिंगली अपना गाँव छोड़कर वेम्बू के पास आ गई। कुछ समय बाद उनके 2 खूबसूरत बच्चे होते हैं जिनका नाम वो शेंगची और जियालिंग रखते हैं। शेंगची जब छोटा था तब उसकी माँ उसे एक महान रक्षक ड्रैगन की कहानियां सुनाया करती थी जो उनके गांव तालो की हजारों सालों से रक्षा कर रहा है। शेंगची की माँ उसे एक हरे रंग का डायमंड लॉकेट देती है और कहती है कि मुसीबत के वक्त में ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें घर लौटने का रास्ता दिखाएगा। ऐसा ही एक और लॉकेट उसने अपनी बेटी जियालिंग को भी दिया था। अब हमें मूवी में प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि शेंगची सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में रह रहा है और उसने अपना नाम बदलकर शॉन रख लिया है। साथ ही वो अपनी एक दोस्त कैटी के साथ एक बड़े से 7 स्टार होटल में दरबान की नौकरी कर रहा है। एक दिन जब वो सुबह सोकर उठा तो उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसके पीछे ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन का निशान बना हुआ था, लेकिन वो उस पोस्ट कार्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। वो पहले कैटी को लेने के लिए उसके घर जाता है और फिर वो दोनों बस में बैठकर होटल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बस के अंदर एक अनजान आदमी अपने पंटरों के साथ शॉन के पास आता है और उसका वो ग्रीन लॉकेट जो उसकी माँ ने दिया था उसे छीनने की कोशिश करता है, जिस पर शॉन उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और फिर उन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि शॉन के पिता वेम्बू ने उसे बचपन से ही मार्शल आर्ट सिखाकर एक खतरनाक फाइटर बनाया था, लेकिन शॉन ने अमेरिका आने के बाद अपना ये राज हर किसी से छुपा कर रखा। इसीलिए कैटी भी शॉन का ये रूप देखकर हैरान रह जाती है, और वहीं शॉन उन सभी लोगों की जबरदस्त धुलाई करता है। इसके बाद एक हट्टा कट्टा आदमी जिसके सीधे हाथ में एक ऑटोमेटिक लेजर स्वार्ड लगी थी, उसे सब रेजर फिस्ट बुलाते थे, शॉन के ऊपर हमला करता है और एक बार फिर हमें जबरदस्त फाइट और एक्शन देखने को मिलता है। उन दोनों की लड़ाई के दौरान बस का ड्राइवर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और कैटी किसी तरह बस को संभालने की कोशिश करती है। शॉन और रेजर फिस्ट इतनी बुरी तरह से लड़ रहे थे कि बस 2 टुकड़ों में टूटने वाली थी। तभी शॉन सभी पैसेंजर्स को बड़ी ही बहादुरी के साथ ड्राइवर साइड वाले हिस्से में ले जाता है और उन सभी गुंडों को बस के दूसरे हिस्से में फंसाकर उस हिस्से को बस से अलग कर देता है। इस तरह शॉन सभी की जान तो बचा लेता है, लेकिन रेजर फिस्ट के हाथों में अपना लॉकेट गवा देता है। इसके बाद घर आने पर कैटी शॉन से पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, वो लोग कौन थे और वो तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। जिस पर शॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ रास्ते में बताऊंगा, अभी हमें तुरंत मेरी बहन के पास जाने के लिए मकाऊ निकलना होगा। प्लेन
ट्रेन के अंदर शॉन कैटी को बताता है कि कुछ महीनों पहले मेरी बहन ने मुझे एक पोस्ट कार्ड भेजा था और आज हमारे ऊपर हमला करने वाले लोगों को मेरे डैड ने भेजा था। इसके बाद वो उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है और कहता है कि जब मैं 7 साल का था तब मेरे पिता यानी कि वेम्बू के दुश्मनों ने उनकी वाइफ यानी कि मेरी माँ को मार डाला, जिसके बाद मेरे पिता ने एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और दोबारा से 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद मुझे एक खतरनाक फाइटर बनने की ट्रेनिंग दी गई और किसी भी इंसान को मारने के सभी तरीके सिखाए गए। और फिर 14 साल की उम्र में अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मेरे पिता ने मुझे उनके सबसे बड़े दुश्मन को मारने के लिए भेजा और उसे मारने के बाद मैंने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया क्योंकि मैं एक कातिल की तरह अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। साथ ही वो उसे बताता है कि मेरा असली नाम शॉन नहीं बल्कि शेंग-ची है। मकाऊ पहुंचने के बाद शॉन अपनी बहन की तलाश में एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाता है जहां हम वोंग और एबोमिनेशन को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। वोंग अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से एबोमिनेशन को हरा देता है। इसके बाद शेंग-ची भी फाइट लड़ता है और जैसे ही वो रिंग में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन जियालिंग है। जियालिंग शेंग-ची को देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसकी जबरदस्त धुलाई करने लगती है। वहीं शेंग-ची उसे समझाने की कोशिश करता है कि डैड हम दोनों को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजा था और किसी भी वक्त वो तुम्हें पकड़ने के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन जियालिंग शेंग-ची के ऊपर इतना गुस्सा थी कि वो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती और उसे एक जोरदार किक मारकर बेहोश कर देती है। फाइट खत्म होने के बाद जियालिंग कैटी को बताती है कि आखिरी बार शेंग-ची ने घर छोड़ने से पहले मुझसे कहा था कि मैं 3 दिन में वापस लौट कर आ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आया। मैं घर के मंदिर में रोजाना इस उम्मीद के साथ उसका इंतजार करती कि वो एक दिन जरूर लौट आएगा और इस तरह उसके इंतजार में सालों बीत गए और फिर एक दिन मैंने भी अपना घर छोड़ दिया। इसी वजह से मैं शेंग-ची से बहुत गुस्सा हूँ और अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शेंग-ची उससे कहता है कि तो फिर तुमने मुझे वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था, जिस पर जियालिंग उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा ब्रो। तभी अचानक से 10 रिंग्स के सोल्जर इन्हें पकड़ने के लिए फाइट क्लब में आ जाते हैं और हमें एक बार फिर से 10 रिंग्स के सोल्जर और शेंग-ची के बीच जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। वहीं दूसरी ओर एक सोल्जर कैटी को लात मारकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और तभी जियालिंग वहां आकर कैटी को बचा लेती है। इसके बाद हमें शेंग-ची को 10 रिंग्स के नंबर 1 सोल्जर डेथ डीलर के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है। डेथ डीलर वही इंसान है जिसने बचपन में शेंग-ची को मार्शल आर्ट सिखाई थी। शेंग-ची अपने बचपन में डेथ डीलर को फाइट में कभी नहीं हरा पाया था, लेकिन अब शेंग-ची बड़ा हो चुका है, इसीलिए वो डेथ डीलर के ऊपर भारी पड़ता है। और जैसे ही शेंग-ची उसे मारने वाला था तभी वेम्बू वहां आकर उसे रोक देता है और उस दूसरे ग्रीन लॉकेट को हासिल कर इन सभी को पकड़ लेता है। वेम्बू इन तीनों को पकड़कर घर ले जाता है जो पहाड़ों में एक किले की तरह बना हुआ था और यहाँ पर वेम्बू की मर्जी के बिना किसी का भी आना और जाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद रात में एक साथ खाना खाते वक्त वेम्बू शेंग-ची और जियालिंग को बताता है कि जब मैं पहली बार तुम्हारी माँ से मिला तो मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ रहने के लिए अपना घर छोड़ दिया और मैंने भी अपनी रिंग्स हमेशा के लिए उतार दी और फिर हम दोनों ने एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन एक दिन तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उसके जाने के गम में मैं पूरी तरह से टूट गया और एक लंबे अरसे तक खामोश हो गया। लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी का मकसद दोबारा मिल गया है। वेम्बू उन्हें बताता है कि मुझे तुम्हारी माँ को ढूंढना है, जिसके लिए मुझे फिर से उस गांव में जाना होगा जहां तुम्हारी माँ रहा करती थी। लेकिन वो गांव चारों तरफ से एक जादुई जंगल से घिरा हुआ है और जो भी इंसान उस जंगल के अंदर जाता है वो जिंदा लौटकर नहीं आता। काफी समय से मैं उस जंगल को पार करके गांव में जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। साथ ही वो उन्हें बताता है कि गांव के अंदर मौजूद पहाड़ों में एक दरवाजा है जिसके पीछे गांव वालों ने तुम्हारी माँ को बंद कर रखा है। मैं जानता हूँ कि इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन ये सच है मेरे बच्चों, क्योंकि जब मैं उस गांव के ऊपर रिसर्च कर रहा था तब अचानक से मुझे तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दी। वो मुझसे कह रही थी कि तुम कहाँ हो, मुझे गांव वालों ने एक बड़े से दरवाजे के पीछे कैद कर रखा है, तुम जल्दी से यहाँ आकर मुझे छुड़ा लो और अपने साथ ले जाओ। ये सारी बातें सुनने के बाद शेंग-ची अपने पिता से कहता है कि इस बात में जरा सी भी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका वहम है डैड। तभी वेम्बू पास में रखे एक ड्रैगन के स्टैचू की आंखों पर उन दोनों ग्रीन लॉकेट को रखता है जो शेंग-ची की माँ ने दिए थे, जिसके बाद उस ड्रैगन के अंदर से जादुई तरीके से पानी बाहर निकलने लगता है और देखते ही देखते वो पानी एक नक्शे में बदल जाता है जिसमें हमें एक खुफिया रास्ता बनता हुआ नजर आता है जो सीधे उस गांव के अंदर मौजूद पहाड़ों में उस दरवाजे तक जाता है। वेम्बू उन्हें बताता है कि ये खुफिया
रास्ता साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है, इसीलिए रास्ता खुलने के सही समय का पता होना बेहद जरूरी है। और अब मुझे दोनों ही बातें पता है, रास्ता भी और रास्ता खुलने का सही समय भी। ये सारी बातें सुनने पर जियालिंग कहती है कि गांव के लोग कभी भी हमें उस दरवाजे को खोलने नहीं देंगे, जिस पर वैम्बू कहता है कि अगर उन्होंने हमें रोका तो हम पूरे गांव को जला देंगे। अपने पिता की ये मनगढ़ंत बातें सुनने के बाद शेंग-ची उन्हें ऐसा करने से मना करता है, जिस वजह से वैम्बू गुस्सा होकर उन सभी को घर के नीचे बने अंडरग्राउंड लॉकअप में बंद कर देता है। लॉकअप के अंदर इन तीनों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब ये उस आवाज का पीछा करते हैं तो इनकी मुलाकात ट्रेवर नाम के एक आदमी से होती है। ट्रेवर को भी वैम्बू ने यहाँ पर कैद कर रखा था। तभी हम ट्रेवर के पास एक रहस्यमयी जानवर को देखते हैं जो देखने में बिल्कुल एक पपी जैसा है। इस जानवर का नाम मॉरिस है। मॉरिस शेंग-ची की माँ के साथ ही गाँव में रहा करता था, इसीलिए वो शेंग-ची को देखते ही पहचान लेता है। एक दिन वैम्बू जब उस जादुई जंगल में गाँव के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था तो उसे जंगल में मॉरिस मिला और वो उसे अपने साथ यहाँ ले आया। लेकिन मॉरिस भी अब अपने गाँव में वापस जाना चाहता है जहाँ पर उसके बाकी साथी हैं। ट्रेवर शेंग-ची से कहता है कि मॉरिस चाहता है कि तुम उसे गाँव में वापस ले जाओ, जिस पर शेंग-ची उसे बताता है कि गाँव में जाने वाला रास्ता साल में सिर्फ एक ही बार और एक खास समय पर ही खुलता है, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी ट्रेवर उन्हें बताता है कि मॉरिस उन्हें गाँव के अंदर ले जा सकता है क्योंकि वो गाँव के अंदर जाने के और भी दूसरे रास्ते जानता है। इतना सुनते ही शेंग-ची उन सभी को लेकर गाँव में जाने के लिए वहाँ से भाग निकलता है। जादुई जंगल को पार करते वक्त जंगल इन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये सभी किसी तरह जंगल को पार करते हुए एक झरने तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही ये उस झरने के अंदर जाते हैं तभी एक पोर्टल खुलता है और ये सभी फाइनली तालो गांव में पहुंच जाते हैं। गांव की सुंदरता और वहां मौजूद कई तरह के चीनी पौराणिक जीवों को देखकर ये सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद कुछ दूर आगे जाने पर इनकी मुलाकात गाँव के बड़े लोगों से होती है जो इन्हें वहाँ से वापस जाने के लिए कहते हैं। तभी हम वहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम यिंगनान था। दरअसल यिंगनान शेंग-ची की माँ की बहन है। यिंगनान उन सभी का गांव में स्वागत करती है और गांव वालों से कहती है कि ये दोनों गांव के ही बच्चे हैं, इसीलिए तुम इन्हें यहाँ से ऐसे नहीं भगा सकते। यिंगनान शेंग-ची और उसकी बहन को बताती है कि हमारे लोग इस गांव में 4000 सालों से रह रहे हैं और तुम्हारी और हमारी दुनिया की उस शैतान से रक्षा कर रहे हैं जो पहाड़ों में उस दरवाजे के पीछे बंद है। तभी शेंग-ची यिंगनान को बताता है कि उसके पिता दरवाजे को खोलने के लिए बहुत जल्द गाँव में आने वाले हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी माँ को उस दरवाजे के पीछे गांव वालों ने कैद कर रखा है। ये सुनने पर यिंगनान उन्हें तालो गांव का इतिहास बताती है और कहती है कि हजारों साल पहले इंसानी आत्मा को अपनी खुराक बनाने वाले आत्माभक्षी शैतानों ने हमारे गांव पर हमला किया था और उस वक्त एक दिव्य ड्रैगन ने हमारे गांव को बचाया था जिसे हम अपना महान रक्षक मानते हैं। उस ड्रैगन ने उन सभी शैतानों को हमेशा के लिए उस दरवाजे के पीछे बंद कर दिया था। साथ ही वो उन्हें बताती है कि दरवाजे के पीछे बंद शैतान तुम्हारे पिता को इन्फ्लुएंस कर रहा है और उन्हें इस बात पर यकीन दिला रहा है कि उनकी वाइफ अभी भी जिंदा है ताकि वो उस दरवाजे को तुम्हारे पिता के हाथों से खुलवा सके क्योंकि तुम्हारे पिता के पास 10 रिंग्स की शक्तियां हैं और तुम्हारे पिता कोई पहले इंसान नहीं है जो उस दरवाजे को खोलना चाहते हैं। सदियों से कई शक्तिशाली लोग उस दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं और इन सभी लोगों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी, इन सभी को एक खास आवाज सुनाई दिया करती थी जो हर ख्वाहिश को पूरा करने का वादा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों को फाइट करने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वैम्बू के साथ होने वाली लड़ाई में ये भी मदद कर सके। शेंग-ची यिंगनान से कहता है कि केवल मेरी माँ ही इकलौती ऐसी इंसान थी जो मेरे पिता का सामना कर सकती थी, इसीलिए तुम मुझे वो सब कुछ सिखाओ जो मेरी माँ को आता था। इसके बाद यिंगनान शेंग-ची को वो सभी पैंतरे सिखाती है जिससे वो अपने पिता का सामना कर सके। कुछ दिनों बाद वैम्बू अपनी पूरी फौज लेकर गाँव के अंदर घुस आता है। शेंग-ची और गाँव वाले वैम्बू और उसकी फौज को रोकने की कोशिश करते हैं जिस वजह से उन सभी के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शेंग-ची किसी तरह अपने पिता को दरवाजे तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी वैम्बू उसे एक जोरदार पंच मारकर पानी के अंदर डुबा देता है और उस दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे पर दबादब मुक्के बरसाने लगता है जिस वजह से वो दरवाजा टूटने लगता है और उसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे आत्माभक्षी शैतान बाहर निकल आते हैं। वहीं दूसरी ओर आत्माभक्षी शैतानों को अपनी ओर आते हुए देख जियालिंग रेजर फिस्ट से कहती है कि हम सभी को एक साथ मिलकर इन शैतानों का सामना करना होगा, नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर रेजर फिस्ट उससे कहता है कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और तभी एक शैतान अचानक से रेजर फिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। रेजर फिस्ट उसे अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी तलवार का उस शैतान पर कोई असर नहीं होता। वहीं एक शैतान बड़ी ही आसानी से डेथ डीलर को मार देता
देता है, जिसे देखकर रेजर फिस्ट की हवा खराब हो जाती है और वो लड़ाई में अपने आदमियों के साथ जियालिंग का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर उस दरवाजे के अंदर से कई सारे शैतान अब तक बाहर निकल चुके थे और अब वो गांव वालों को अपनी खुराक बनाने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। इसी बीच हम शैंग-ची को देखते हैं जो धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रहा था। तभी वो महान रक्षक ड्रैगन शैंग-ची को अपने साथ लेकर पानी से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। यिंगनान शैंग-ची से कहती है कि तुम्हें अपने पिता को उस दरवाजे को खोलने से जल्दी रोकना होगा। शैंग-ची तुरंत अपने पिता को रोकने के लिए उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है और फिर हमें उन दोनों के बीच इस मूवी की सबसे जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। शैंग-ची बड़े ही शानदार तरीके से अपने पिता से फाइट करता है। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह फाइट कर रहा था। तभी वैम्बू रिंग्स की शक्तियों का इस्तेमाल करके शैंग-ची के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन अब शैंग-ची के अंदर भी अपनी माँ की तरह रहस्यमयी शक्तियां आ चुकी थी, जिस वजह से वो रिंग्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और ये देखकर वैम्बू को यकीन नहीं होता। तभी अचानक से वो दरवाजा पूरी तरह से टूट जाता है और सबसे बड़ी शैतान डीमन मदर आजाद हो जाती है। दरवाजे से बाहर निकलते ही डीमन मदर अपनी भूख शांत करने के लिए सबसे पहले वैम्बू की आत्मा का शिकार करती है, लेकिन मरने से पहले वैम्बू अपनी रिंग शैंग-ची को सौंप देता है। इसके बाद शैंग-ची और उसकी बहन जियालिंग ड्रैगन पर सवार होकर डीमन मदर का पीछा करते हैं, जो गांव वालों की तरफ जा रही थी। डीमन मदर के गांव वालों पर हमला करने से पहले ड्रैगन पानी के अंदर एक भंवर बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वहीं इंसानी आत्मा ना मिलने की वजह से डीमन मदर कमजोर पड़ने लगती है और तभी वो छोटे शैतान डीमन मदर को इंसानी आत्माएं लाकर देने लगते हैं, जिस वजह से उसके अंदर फिर से लड़ने की ताकत आ जाती है। जिसके बाद वो ड्रैगन के ऊपर हमला कर देती है और उसकी आत्मा को अपने अंदर खींचने लगती है। इसी दौरान कैटी डीमन मदर की गर्दन पर निशाना लगाकर एक तीर चलाती है, जो सीधे उसकी गर्दन पर जा लगता है, जिस वजह से ड्रैगन डीमन मदर के शिकंजे से बाहर निकल आता है। इसके बाद ड्रैगन डीमन मदर को फिर से पानी की बड़ी बड़ी लहरों के बीच में फंसा देता है। वहीं दूसरी ओर शैंग-ची अपनी रिंग्स को डीमन मदर के अंदर घुसाकर उस पर अपना आखिरी हमला करता है। रिंग्स की शक्तियों की वजह से डीमन मदर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो मारी जाती है। इसके बाद हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि बचे हुए लोग और वो महान रक्षक ड्रैगन लड़ाई में शहीद हुए लोगों को वाटर लालटेन जलाकर श्रद्धांजलि देते हैं। और यहीं पर दोस्तों इस शानदार मूवी की एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके फिल्मी बादशाह को अपना प्यार और सपोर्ट दें, ताकि इसी तरह की मजेदार वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।